जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के इस्तीफे के बारे में कुछ नई चीज़ें सामने आई हैं। वो नई चीज़ें क्या हैं ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इंतखाबी निशान इलेक्शन कमीशन ने तमाम सियासी जमातों को अलाट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाट नहीं किया गया। इसके बावजूद कि पेशावर हाई कोर्ट में इनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा हो चुकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और मुराद सईद साहब की एक और ऑडियो आई है। ऐसा लगता है कि इस बार भी वॉशरूम में बैठ के उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड की है, लेकिन उसका मैसेज बड़ा ज़बरदस्त है और मैं मुराद सईद साहब को उस मैसेज की बुनियाद पे आज अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। हम सबसे पहले मुराद सईद साहब की तरफ आते हैं। मुराद सईद साहब इस वक्त ज़ेरे ज़मीन है। कुछ लोगों का ये कहना है कि वो पाकिस्तान से बाहर निकल गए हैं और सेंट्रल एशिया के किसी मुल्क में बैठ के वहाँ पे वो पाकिस्तान के अंदर आने वाली तब्दीलियों को देख रहे हैं। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान के अंदर ही किसी दोस्त के घर में छुपे हुए हैं, लेकिन वो अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे। सिर्फ अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर वो कुछ ऑडियोज़, कुछ वीडियोज़ और कुछ पैगामात वो लिखते हैं और इसके अलावा उनकी कोई एक्टिविटी नहीं होती और अपनी जगह बदलते रहते हैं ताकि उनको लोकेट ना किया जा सके। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बावजूद उनकी एक ऑडियो सामने आई है जो ज़ाहिर है उन्होंने इस तरह बनाई है कि वो पहचाने न जाएं या उनको अदारे ट्रैक ना कर सकें। मुझे यूँ ही महसूस होता है। लेकिन इसके साथ साथ वही जो पुरानी बात है, ऐसा लगता है जैसे वॉशरूम में बैठ के उन्होंने टूटी चला के तो उन्होंने उसके जो मैसेज है उसको डिस्टार्ट करके उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया। अगर आप उसे सुनेंगे भी तो आपको महसूस होगा कि ये मुराद सईद साहब की या तो ओरिजिनल आवाज़ नहीं है, और अगर उनकी अपनी ही आवाज़ है तो फिर उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से उनको लोकेट ना किया जा सके या उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। तो एक पुरानी जो मेरी फ़िलासफ़ी थी जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि मुराद सईद साहब हमेशा वाशरूम के अंदर बैठ के टूटी ऑन करके और फिर अपनी ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इस ऑडियो को सुन ले, आपको महसूस होगा कि मेरी बात में कुछ ना कुछ वज़न ज़रूर है। लेकिन बहरहाल इस सारी चीज़ों से हट के मुराद सईद साहब का मैसेज बड़ा अच्छा है। उन्होंने गौहर खान साहब को ये मैसेज दिया है कि आपने मेरे हलके में जो टिकट्स आपने अलाट किए हैं वो मेरे रिश्तेदारों को अलाट कर दिए हैं, जबकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे रिश्तेदार जो हैं वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि मेरी सियासत जो है वो ख़ानदानी सियासत नहीं है और मैं ख़ानदानी सियासत के ख़िलाफ़ हूँ। अब अगर आप ख़ानदान के अंदर ही टिकट्स रखेंगे तो इससे मैसेज गलत जाएगा और आप फिर इमरान खान साहब का जो विज़न है उसको डैमेज कर रहे हैं। तो आपको ये बात या ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इससे मेरी फैमिली के अंदर फूट पड़ रही है जो ज़ाहिर है मेरे लिए ख़तरनाक भी है। तो आपको चाहिए कि आप जो टिकट्स हैं उनको कैंसिल करके वर्कर्स को टिकट दें, और उससे पहले भी मैं आपको कह चुका हूँ कि मेरे वर्कर्स को टिकट मिलना चाहिए। मैसेज मुराद सईद साहब का बड़ा ज़बरदस्त है, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ। यही स्पिरिट होनी चाहिए हर सियासी जमात के अंदर कि वो टिकट्स को अपने ख़ानदान के अंदर कर्टेल करने की कोशिश ना करे। जिस तरह आप देख लें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर टिकटों का बहरान पैदा हुआ है, उसकी वजह यह है कि ख़ानदान के अंदर टिकट्स दिए जा रहे हैं या फिर एक ख़ानदान से छीन के दूसरे ख़ानदान के हवाले किए जा रहे हैं। उस वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। सेम इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को देख लीजिए, उन्हें 2 सूबाई असम्बलियों के और 2 कौमी असम्बलियों के टिकट्स मिले हैं और वो भी उन्होंने अपने अपने ख़ानदानों के अंदर रखे हुए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर भी आलमोस्ट ख़ानदानों के अंदर टिकट्स जा रहे हैं। तो ये ट्रेंड जो है ख़तरनाक है, गलत है, और मुराद सईद साहब ने ये मैसेज रिकॉर्ड करके भिजवा के बहुत अच्छा कदम उठाया। मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लीडर्स को इस चीज़ को कैरी करना चाहिए कि अगर उनके ख़ानदानों में टिकट दिए जा रहे हैं तो उन्हें इसको रिजेक्ट करना चाहिए और वर्कर्स को टिकट मिलने चाहिए। अगर वर्कर्स को टिकट मिलेंगे तो फिर ही एक पॉलिटिकल कल्चर पाकिस्तान में पैदा होगा, वरना फिर इसी तरह एक पार्टी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, सब ख़ानदानी सियासत की नज़र हो जाएंगी। और मुराद सईद साहब के इस मैसेज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और ये स्पिरिट जो है शानदार स्पिरिट है और पहली मरतबा मुराद सईद साहब ने मेरा दिल मोह लिया है और मैं उनकी तारीफ़ करने पे मजबूर हो गया हूँ। तो मुराद सईद साहब, अगर आपको मेरे अल्फाज किसी जगह से सुनाई दे रहे हैं या आप ये वीलॉग देख रहे हैं तो मैं आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और इसके साथ साथ मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया। ये स्टेप पाकिस्तान की हर सियासी जमात के अंदर, हर सियासी ख़ानदान को, हर सियासी वर्कर को लेना चाहिए। अब हम आते हैं इंतखाबी निशानों की तरफ। कल इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी निशान अलाट कर दिए, सबको उनकी मंशा के और मर्ज़ी के मुताबिक इंतखाबी निशान मिल गए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला नहीं मिला। इसके बावजूद के पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था
और साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का एक मुकदमा भी दर्ज कर दिया है कि आपने वाज़े तौर पर इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म दिया था कि वो अपनी वेबसाइट पे नोटिफिकेशन या सर्टिफिकेट जारी करे, लेकिन उसने नहीं किया। तो अब ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए और इनको बुला के सज़ा दी जाए, और आज उसकी हेयरिंग है। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन से इस बारे में पूछा गया तो इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चले गए हैं, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं आता उस वक्त तक हम इस फैसले को होल्ड करना चाहते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पीछे पनाह ले रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच बना दिया है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब हैं और मोहतरमा मसरत हलाली साहब हैं। 3 रुकनी बेंच बन गए। आज ये बेंच किसी वक्त हेयरिंग करेगा और जब इस समाअत होगी तो पूरा पाकिस्तान इसे सुनेगा। अब इस पे 3 ऑप्शन इस वक्त तक डिस्कस हो रहे हैं। एक तो ये कहा जाएगा कि क्या पेशावर हाई कोर्ट के पास इतने इख्तियारात हैं कि वो पूरे पाकिस्तान का फैसला कर सके, लिहाजा एक हाई कोर्ट की हदूद का तयन, इसको सवाल उठाया जाएगा इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और फिर दूसरा जो वहाँ पे इशू बनेगा वो ये कि अगर पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है तो इलेक्शन कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो कहाँ होंगे। अगर उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं तो क्या उनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि वो किसी पार्टी के बारे में कोई फैसला कर सके। अगर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं कर सकता तो फिर वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन कैसे करवा सकेगा। दूसरा सवाल जो इलेक्शन कमीशन है ये उठाएगा। और तीसरा, जो वो लोग जो इस इशू पे पार्टी थे जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ रब्ता करके कहा था कि इनके पास बल्ले का निशान नहीं रहना चाहिए और इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं करवाए, क्या पेशावर हाई कोर्ट ने उनको सुना है? क्योंकि उन सब लोगों का कहना है कि हम क्योंकि दरख्वास्त गुजार थे इलेक्शन कमीशन के सामने तो हमें पेशावर हाई कोर्ट ने बुलाए नहीं, हमें सुना ही नहीं। तो वो लोग भी जब सवाल उठाएंगे तो जाहिर है फिर इस चीज़ का जवाब पेशावर हाई कोर्ट को देना पड़ेगा। और फिर इलेक्शन कमीशन ने एक प्राइवेट वकील मखदूम अली खान साहब को हायर किया है और उनके साथ 2 और वकील भी हैं और बड़ी भारी फीस दे के उनको हायर किया गया। वो आज बड़े ज़बरदस्त किस्म के आर्गूमेंट्स देंगे और उसे भी आप लाइव टेलीविजन पे देखेंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास बड़ी एक महदूद सा टाइम है और एक महदूद सी स्पेस है कि अगर वो इस फैसले को अलाउ कर देते पेशावर हाई कोर्ट के तो फिर आने वाले दिनों में हर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कबूल करना पड़ेगा। और अगर वो इसको अलाउ नहीं करते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ट्रोलिंग होगी चीफ जस्टिस की और वो बर्दाश्त बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। और मेरा ख्याल ये है कि काजी फायद ईसा साहब इस मामले में बड़े तगड़े हैं कि जब पूरी सुप्रीम कोर्ट इनके ख़िलाफ़ थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया ट्रोलर्स थे वो इनकी ट्रोलिंग कर रहे थे, उस वक्त भी उन्होंने स्टैंड किया और बड़ा मर्दाना वार इन्होंने वो वक्त गुजारा और इन्होंने मुकाबला किया था। तो मेरा ख्याल है ये जब फैसला करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा तो काजी फायद ईसा साहब उसे बड़ी आसानी के साथ बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बड़ी ज़बरदस्त है। एक और सवाल जो बार बार मुझसे वारस पूछ रहा है, सवाल ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के साथ हुआ क्या है। तो 2 चीज़ें हैं जिसकी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। पहली बात तो कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास था और उसके अंदर जस्टिस रिटायर्ड अब कह सकते हैं हम मज़ाहिर अली नकवी साहब का केस डिस्कस हो रहा था क्योंकि वो उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस था और उन्होंने अचानक 2 दिन पहले इस्तीफ़ा दे दिया था। और जब ये इजलास हुआ तो उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से पूछा कि ये बताएं कि अगर रेफरेंस की कार्रवाई के दौरान अगर कोई जज इस्तीफ़ा दे दे तो उसकी कानूनी हैसियत क्या है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि कोई भी जज जिसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो रही है वो अगर मुस्ताफ़ी हो जाए तो फिर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकती, कार्रवाई रुक जाती है और उन्हें पेंशन भी मिलती है और उसके साथ साथ उनको मरात भी मिलती हैं जिसमें को 5-6 मुलाजम भी हैं, फिर गाड़ियाँ भी हैं, फिर पानी और बिजली और गैस के बिल भी हैं और फिर शायद 18 लाख के करीब तनख्वाह भी है। तो ये सब कुछ उन्हें मिलता है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पूछा कि अगर कार्रवाई स्टार्ट हुई हो और उसके दरमियान में अगर कोई जज मुस्ताफ़ी हो जाए तो उसकी क्या पोजीशन है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पहली मरतबा हुई है, लिहाजा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इस पे ज़ाहिर है फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि हम इस तरह चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ सकते कि जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की साख तबाह करे और उसके बाद मुस्ताफ़ी हो और मुस्ताफ़ी होने के बाद वो घर चला जाए और फिर उसका कोई एहतसाब ना किया जा सके। तो ये कोई बेहतर मिसाल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज क्या उनके वकील आए हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब उनके वकील थे, उन्होंने कहा गया कि नहीं ख्वाजा हारिस साहब पेश नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि क्या
जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब आएंगे तो उन्हें बताया गया कि वो तो नहीं आ रहे क्योंकि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि फिर हम इस इशू को कैरी करेंगे, आप उन्हें नोटिस जारी करें और उन्हें कहें कि कल वो खुद आएँ या फिर अपने वकील को पेश करें, क्योंकि हम इस मामले को मंतकी नतीजे तक पहुँचाना चाहते हैं। तो जब ये इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त जस्टिस एजाजुल एहसन साहब भी इसका हिस्सा थे, लेकिन जब उन्हें यह महसूस हुआ कि मुज़ाहिर अली नकवी साहब के जाने के बाद भी उनका एहतसाब जारी रहेगा, तो फिर वो वहाँ से चले गए और उन्होंने कहा कि जी मैं सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा नहीं रहना चाहता। तो जब वो गए तो उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल कर लिया गया और वो भी अटॉर्नी जनरल साहब से पूछा गया कि जब कोई मेंबर चला जाए तो क्या उसके बाद उनसे जो जूनियर जज है क्या उसको शामिल किया जा सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाँ ये हो सकता है। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को शामिल किया और जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह कहा कि इस मामले को हवा में नहीं छोड़ा जा सकता, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन साहब घर चले गए और वहाँ से फिर उन्होंने इस्तीफ़ा ऐवान सदर को भिजवा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपने फ़ोन भी बंद कर लिए। कुछ लोगों का उनके साथ रब्ता हुआ, लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं सरेदा से इसके ऊपर कोई रिस्पांस नहीं करना चाहता, बल्कि एक जर्नलिस्ट ने उनसे ये भी कहा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो उसका दो लफ्ज़ी उनका जवाब आया था कि नॉट नाउ। तो उसके बाद उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब एक चीज़ तो ये कही जाती है कि शायद उन्होंने जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब के साथ सॉलिडेरिटी का उन्होंने मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि मेरे कुलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ बुरा सलूक हो रहा है, तो अगर वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं तो मैं भी इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। दूसरी वजह जो बहुत ज़्यादा इस वक्त बयान की जा रही है वो वजह यह है कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का भी रेफरेंस तैयार है, क्योंकि उनके बारे में भी कुछ कहा जाता है कि उनके अकाउंट्स या उनके असासे उनकी आमदनी से मैच नहीं करते और उस पर बाकायदा को फ़ाइल तैयार हो रही है। और इस फाइल के पीछे मियां नवाज शरीफ साहब का इसरार है कि जिसने पूरा सिस्टम को डीरेल किया था उसका एहतसाब होना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये भी क्लेम कर रही है कि जो लंदन प्लान था उसके अंदर था कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से भी पूछा जाएगा और इनका एहतसाब भी होगा। तो मियां नवाज शरीफ साहब के सारे मुतालबे मान लिए गए हैं, तो ये आखिरी मुतालबा भी माना गया है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब का एहतसाब किया जाए। और जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को ये पता चला कि मैं नेक्स्ट टारगेट हूँ तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि अगर रेफरेंस दायर हो जाता और उसके बाद अगर ये इस्तीफ़ा देते तो शायद इनको उस इस्तीफ़े का कोई फ़ायदा नहीं था। जो इन्हें महसूस हुआ कि मुझे कोई चीफ़ जस्टिस नहीं बनने देगा और मेरा एहतसाब भी मुज़ाहिर अली नकवी की तरह शुरू हो जाएगा, तो उससे पहले ये मुस्ताफ़ी हो गए, साइड पे हो गए। अब कानूनी तौर पे इनसे नहीं पूछा जा सकता या इनको सज़ा नहीं दी जा सकती और ये कानूनी तौर पर अपनी पेंशन और मरात ले सकते हैं। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो बयान की जाती हैं इनके बारे में। और एक और जो ख़बर इस वक्त गर्दिश कर रही है, मैं पहले कह रहा हूँ ये खबर नहीं है, अफवाह है, क्योंकि जब तक इसकी तस्दीक नहीं होती तो हम इसके मसदका ख़बर नहीं कह सकते। वो ये है कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की कोई डील हो गई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ कि उन्होंने कहा जी मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ और उसके बाद मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना की जाए। तो फिर ये डील के मुताबिक ये यहाँ से रुखसत हो गए और उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया। ये अफवाह है, याद रखिएगा, ये खबर नहीं है, लिहाजा मैं ऐसे मुसद्दक़ा खबर नहीं कह सकता। लेकिन कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रब्ता करके अपने आप को एग्ज़िट कर लिया है और उसके बाद अब मियां नवाज शरीफ साहब इनका नाम नहीं लेंगे और ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया जाएगा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि ये ख़बर किस हद तक दुरुस्त है, लेकिन आज बड़ा क्रूशल टाइम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, किसी वक्त भी समाअत शुरू हो जाएगी उसकी और उसके बाद पूरी कौम देखेगी कि बल्ला इमरान खान साहब के पास रहता है या नहीं रहता।